हेलो 11th क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, जहां आज की क्लास के अंदर हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आंसर का एक सेशन लेने जा रहे हैं। बट ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा हमारा आज का, वो मैं कुछ रिवीजन से आपको स्टार्ट करवाऊंगा। जैसे हम कुछ भी हमने जो भी पढ़ा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, उसको क्वेश्चन के जरिए हम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे जाके जब हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे जो बेस हैं वो स्ट्रांग रहने चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे बेटा। क्योंकि ये थोड़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और ज्यादा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, इसके क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना चलो एक बार छोटा सा क्वेश्चन के जरिए ही सही एक रिवीजन कर लिया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन का सेशन है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बेटा। ध्यान से देखना आप लोग और समझने की कोशिश करना। ये आ गया हमारा क्वेश्चन का सेशन, जहां पर हम लोग एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिसमें लिखा है डिफाइन यूटिलिटी। अब आप सबको पता है, वैसे एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, जो बच्चे आज इस क्लास में नए भी है ना, और जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 भी नहीं देखा है, और वो आज का ये लेक्चर भी ध्यान से सुनेंगे ना, तो भी उनका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर मैं क्वेश्चंस के जरिए वो रिवीजन कराने वाला हूं जो मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ाया है बेटा आप लोगों को। तो देखो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मतलब एक पावर होती है। क्या होती है बेटा? एक पावर होती है। जब हमें जिस चीज की जरूरत है तो उसी कमोडिटी के अंदर वो पावर होती है हमें सेटिस्फाई करने की। जैसे कि सपोज करो कि आप लोगों को जबरदस्त प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है आपको, और आप चाहते हो कि कोई आपको एक ग्लास पानी दे दे, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओगे क्योंकि आपको बहुत प्यास लग रही है बेटा। तो जैसे ही आपको एक ग्लास पानी मिला, आपने पानी पिया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला, तो बेटा आपको उस टाइम पर क्या चाहिए था? प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए था। तो वो पानी के अंदर वो पावर है जो आपको वो सेटिस्फाई कर सकती है। तो वो जो पानी की पावर है उसी को हम यूटिलिटी कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? बट ऐसा नहीं है। देखो जिस टाइम पर हमें जिस चीज की नीड होती है तो उसी कमोडिटी के अंदर वो पावर होती है, और जो पावर वर्ड में यूज कर रहा हूं इसी को यूटिलिटी कहते हैं बेटा। इज दैट क्लियर? आपको प्यास लग रही थी तो पानी के अंदर वो यूटिलिटी थी कि वो आपकी जो है वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। आपको भूख लग रही है तो कोई भी खाने वाला आइटम, कुछ भी, जैसे रोटी, ब्रेड वगैरह, जो भी आप खाना चाहते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो उस खाने वाले मटेरियल में ही वो यूटिलिटी मींस पावर है कि वो आपकी नीड या वांट को सेटिस्फाई कर सके। आपको कार चाहिए तो उस कार के अंदर वो यूटिलिटी है कि वो आपके नीड या वांट को सेटिस्फाई कर सके। आपको बाइक चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे यूटिलिटी के एग्जाम्पल है। इसलिए मैंने कहा कि यूटिलिटी एक वांट सेटिस्फेक्शन पावर है जो इंसान की इच्छाओं को, इंसान की नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उसे ही हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है ना? इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उनका मीनिंग जो होता है भले ही वो हमारी नेचुरल लाइफ से बिल्कुल मिलता जुलता हो, बट इकोनॉमिक्स में थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था क्लास में कि कोई भी सामान जिसको हम इंग्लिश में गुड्स बोलते हैं उसे हम इकोनॉमिक्स के अंदर कमोडिटी बोलेंगे बेटा। तो उसी तरीके से पावर को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यूटिलिटी बोल रहे हैं। बट एक पर्टिकुलर समय पर आपको जो चीज सेटिस्फाई कर सकती है, जो कमोडिटी आपको सेटिस्फाई कर सकती है, तो उस कमोडिटी के अंदर वो यूटिलिटी है आपकी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने की। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है डिफाइन टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है सर? तो देखो बेटा, तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है, सपोज करो, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आज तो प्यास भूख से आप समझा रहे हो, हाँ तो क्या करें बेटा? समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे, अब देखो इसमें ध्यान से देखना, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। सपोज करो आपको बहुत भूख लग रही है, ठीक है ना। तो आपने एक समोसा लिया और उसे खाया, ठीक है। अभी भी आपकी भूख शांत नहीं हुई, अभी भी आपको भूख लग रही है थोड़ी बहुत, और आपने दूसरा समोसा उठाया, उसे भी खा लिया। थोड़ी भूख और शांत हुई, लेकिन अभी भी आपको भूख लग रही है, तो आपने तीसरा समोसा भी खाया। हाँ, अब आपकी काफी हद तक भूख मिट गई है, बट आप सोच रहे हो कि अगर मैं एक और ले लूं तो मेरी भूख पूरी तरीके से शांत हो जाएगी, मैं पूरे तरीके से सेटिस्फाई
हो जाऊंगा। तो आपने चौथा भी समोसा लिया एंड देन उसको खा लिया, और खाते ही आपको लगा कि हाँ अब मेरा पेट भर गया, मुझे भूख नहीं लग रही है। तो बेटा यहाँ पर आपने क्या करा, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपने क्या करा, कमोडिटी की जो क्वांटिटी उसको बढ़ाया बेटा। तो कमोडिटी की आपको क्वांटिटी जो बढ़ेगी तो आपकी जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने की भी क्वांटिटी क्या हो रही बेटा, बढ़ रही है। तो आपने एक समोसा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ये 4 समोसे आपने खाए। तो ये 4 समोसे के अंदर क्या था, टोटल यूटिलिटी था आपकी वांट्स को या नीड्स को सेटिस्फाई करने का। ठीक है, 1 2 3 4 हमने क्वांटिटी बढ़ाई ना बेटा। भाई हमें भूख लग रही है तो हमारे सामने खाना खाने के लिए समोसा था, तो समोसे में वो क्या है, यूटिलिटी, मतलब पावर है जो हमारी भूख को शांत कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया यूटिलिटी। बट कितनी मैं खाऊंगा जिससे मेरी पूरी भूख शांत हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। कि भाई मैंने 4 खाया तो मेरी जो भूख है पूरी तरीके से शांत हो गई, तो दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। कि भाई सीधी सीधी सी बात है, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी आप यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब वो 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी नीड और वांट के ऊपर बेटा। तो वहां पर आपने 4 समोसे खाए तो वो 4 समोसे टोटल यूटिलिटी है। ठीक है ना, क्योंकि उस 4 समोसे के बाद अब आपकी खाने की इच्छा नहीं है क्योंकि आपका पेट भर चुका है बेटा। तो आपने 4 समोसे खाए अपनी भूख को शांत करने के लिए, तो 4 समोसे जो है ना बेटा वो टोटल यूटिलिटी है। इज दैट क्लियर, आ रही है बात समझ में बेटा? तो लिख रखा है देखो यहाँ पर, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज derived from the consumption of all the units of a particular commodity। particular commodity मतलब बोला ना बेटा, आपको भूख लग रही है तो पर्टिकुलर कमोडिटी आपकी भूख शांत कर सकती है। अब आपके सामने समोसे खाने का ऑप्शन था, अपनी भूख शांत करने के लिए तो आपने समोसे खाए, उसकी जगह पिज्जा आ जाता, रोटी आ जाती है, कुछ भी आ जाता तो वो खाते बेटा। बट वो आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो अपनी नीड को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के लिए, तो जितनी भी क्वांटिटी आपने खाई दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे देखें, डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी, कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो देखो बेटा, आपने अपनी भूख शांत करने के लिए, ये मैं टोटल यूटिलिटी ले रहा हूं बेटा और ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है ना, हम मार्जिनल यूटिलिटी को ना पॉइंट्स में मेजर करेंगे कि भाई आपने पहली यूनिट खाई तो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो उसको पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे बेटा। ठीक है ना, तो आपको बहुत तेज भूख लग रही थी बेटा, तो आपने पहला समोसा खाया, उस पहले समोसे ने आपको 10 पॉइंट्स का सेटिस्फेक्शन दिया। इज दैट क्लियर? बट आपकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है बेटा, तो आपने दूसरा समोसा खाया, इस दूसरे समोसे ने आपको 8 पॉइंट्स तक सेटिस्फाई किया। ठीक है ना, आपने तीसरा समोसा खाया, इसने आपको 6 पॉइंट तक सेटिस्फेक्शन दिया। फिर आपने चौथा खाया बेटा, तो इसने आपको जो है क्या कहते हैं इसको, 4 आपको यहां पर पॉइंट मिले बेटा। तो देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप अपनी टोटल क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी बढ़ा रहे हो, तो आपका जो ये डिफरेंस आ रहा है सेटिस्फेक्शन का, यही मार्जिनल यूटिलिटी होता है। कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी को टोटल यूटिलिटी को बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे जो हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है वो किस तरीके का होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का जो नेचर होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? क्योंकि बेटा आप जब पहला समोसा खाओगे तो वो आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि देगा, क्योंकि वो आपका पहला समोसा और आपको बहुत तेज भूख लग रही थी। बट बेटा जब जैसे आप दूसरा समोसा खाने जाओगे, तो आप मुझे एक बात बताओ, जिस टाइम पर आपने पहला समोसा खाया था उसने जितना आपको संतुष्ट किया था, सेकंड समोसा कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि आपकी अब थोड़ी सी भूख शांत हो गई है। तो दूसरा आपने खाया तो आपके भी भूख तो है बट उतनी भूख नहीं, तो तीसरा आपने खाया, तो मैं यहां कह सकता हूं जो सेटिस्फेक्शन दूसरे समोसे ने दिया होगा, अब वो तीसरा नहीं देगा क्योंकि आपका पेट भरता जा रहा है। और जैसे ही आपने चौथा समोसा खाया, अब आपकी भूख बिल्कुल शांत हो गई है, अब आपको और उसे खाने की या यूज करने की इच्छा नहीं है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि भाई टोटल यूटिलिटी में बढ़ाता चला जा रहा हूं तो उससे मेरी वांट्स पर क्या असर पड़ रहा है। देखो सबसे ज्यादा पहले समोसा खाने पे कितने चीज हमें सेटिस्फेक्शन मिला कि मजा आ गया सर, ठीक है ना, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लग रही थी। बट सेकंड समोसा खाया तो थोड़ा सा हमारा भूख क्या होगी बेटा, शांत हो गई, कम हो गई। तीसरा खाया तो और शांत हो गई। चौथा खाया तो अब इस टाइम पर हमें भूख ही नहीं लग रही है बिल्कुल,
अब ये वो लेवल आ गया जहां पर हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो क्या लिख रखा है देखो, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी derived फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। कि हम जैसे जैसे हमारी एडिशनल यूनिट बढ़ाते जाते हैं टोटल यूटिलिटी में, तो जो डिफरेंस आता है मार्जिनल यूटिलिटी में, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर? और मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा बेटा। अगर ये डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं होगा तो आप किसी भी लेवल पे सेटिस्फाई नहीं होगे, फिर तो आप समोसे पे समोसे खाते जाओगे 10 20 30, क्योंकि आपकी नीड ही पूरी नहीं हो रही है, ठीक है ना, आपका पेट ही नहीं भर रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डे 1 से ही गिरना स्टार्ट कर देता है। पहला प्रोडक्ट खाया तो बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली बट भूख शांत नहीं हुई, दूसरा खाया संतुष्टि मिली बट अब ठीक है हमारी भूख काफी हद तक शांत हो गई, फिर तीसरा खाया, फिर चौथा खाया, पांचवा खाया, पांचवें तक आते आते अब आपने मन में सोचा नहीं यार अब नहीं खाना, मेरी अब नीड क्या हो, सेटिस्फाई हो गई, खत्म। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इज दैट क्लियर? आगे देखो बच्चों, आगे हमारे पास में डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, देखो सुनो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंगली टू गिव अप वन कमोडिटी फॉर एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी विदाउट अफेक्टिंग हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, देखो बेटा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, समझो। आप सोच रहे हो ये क्या होता है बेटा, दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन होता है। आप सोच रहे हो कि अगर सपोज करो मैं 2 समोसे और 1 कचौरी खाऊंगा, ठीक है ना, तो मेरा इसको 4 कर देते हैं बेटा, ठीक है ना, 4 समोसे खाऊंगा और 1 कचौरी खाऊंगा तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। मतलब इस 2 गुड्स में, क्योंकि मार्जिनल जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो 2 गुड्स के बीच में बताता है, ठीक है ना। तो आपने कहा कि मैं 4 समोसे और 1 कचौरी खाऊंगा तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, मैं संतुष्ट रहूंगा। बट अगर आपको अपने कचौरी के क्वांटिटी को बढ़ाना है, और तो कचौरी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आपको अपनी कचौरी की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, बट इस वजह से आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम नहीं होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन लेवल वही रहना चाहिए। उसी को ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। देखो इसको जैसे अपन ने प्लस किया, 4 + 1 5, ये आपका 5 पॉइंट सेटिस्फेक्शन का है, ये मेंटेन रहना चाहिए। आपने क्या करा बेटा, आपने यहाँ पर इसको 3 समोसे कर दिए और 2 कचौरी कर दी, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, ठीक है बेटा। आपने क्या कर दिया बेटा, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। आपने इसको 1 कर दिया, ये 4 हो गया, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। तो मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसे कहते हैं जहां हम 2 गुड्स को लेते हैं और उन 2 गुड्स से हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, बट अगर हमें एक गुड्स को और उसकी क्वांटिटी को और बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को हमें कम करना पड़ेगा, बट बिना सेटिस्फेक्शन डिस्टर्ब हुए, सेटिस्फेक्शन लेवल वही रहना चाहिए। तो देखो बेटा यहां पर ये कॉम्बिनेशन था मेरे 2 गुड्स का, तो ये मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये था बेटा। बट मुझे कचौरी की क्वांटिटी बढ़ानी थी, तो मेरे को क्या करना है बेटा, मेरे पास यही ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि मैं दोनों बराबर बराबर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। तो मैंने एक क्वांटिटी यहां पर कचौरी की बढ़ाई, तो एक क्वांटिटी मेरे को यहां पर कम करनी पड़ी समोसे में, बट सेटिस्फेक्शन लेवल वही है जो पहले था। फिर उसके बाद में मैंने एक क्वांटिटी कचौरी की ओर बढ़ाई, तो मुझे एक क्वांटिटी समोसे की कम करनी पड़ी, बट मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर मैंने एक क्वांटिटी कचौरी की ओर बढ़ाई, समोसे की क्वांटिटी कम कर दी, तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल वही है। तो इट मींस इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, बट इस वजह से, इस सिचुएशन की वजह से सेटिस्फेक्शन लेवल कम नहीं होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन लेवल वही रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ये मेरा मैक्सिमम पॉइंट है किसका, सेटिस्फेक्शन का। ये कम नहीं होना चाहिए, बस ये कम नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? उसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, इसलिए वहां लिख रखा है, ध्यान से समझो आप लोग। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट एट विच a consumer is willing to give up one commodity for an extra unit of another commodity without affecting total satisfaction। कि अगर कस्टमर चाह रहा है
कि वो अपने पहले वाले गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है, तो उसे दूसरे वाले गुड्स की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। बट इस वजह से आपके सेटिस्फेक्शन लेवल पर बिल्कुल भी या बदलाव नहीं आना चाहिए, या सेटिस्फेक्शन लेवल आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझना बेटा, क्योंकि आने वाले जो मैं क्वेश्चंस लूंगा बड़े ही कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछो बेटा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको समय समय पर दिख रहे होंगे, वहां पर भी आप उस नंबर को सेव कर लो और वहां पर भी आप हमसे पूछ सकते हो बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आ गए हमारे पास बजट सेट। डिफाइन बजट सेट, कि बजट सेट क्या होता है सर, कि बजट सेट हमें समझाओ कि बजट सेट क्या होता है। ठीक है, तो बजट सेट के ऊपर बात करते हैं बेटा अपन। तो बजट सेट मतलब होता है दो अलग अलग कमोडिटीज का सेट, कि आप कैसे परचेस करोगे। ठीक है, उसे ही हम बजट सेट बोलते हैं। मैं समझाता हूं भी आपको इसको अच्छे से। तो यहां पर जो बजट सेट है बेटा हमारा, तो बजट सेट हमसे क्या कहता है, देखो सपोज करो आपके पास में खर्च करने के लिए 100 रुपीज हैं, ठीक है ना। अब उस 100 रुपीज में आप दो चीज खरीदना चाहते हो, एक आप चॉकलेट अपने लिए खरीदना चाहते हो, एक आइसक्रीम आप अपने लिए खरीदना चाहते हो। अब यहां पर जो है बेटा, आपकी जो आइसक्रीम है वो आपको कितने रुपीस की एक पड़ रही है बेटा? आपको 20 रुपए की एक आइसक्रीम पड़ रही है और 10 रुपए की आपको चॉकलेट पड़ रही है बेटा, ठीक है ना। और आपकी जो इनकम है वो 100 रुपए है। तो आप इन दोनों पर इस तरीके से अपनी इनकम का पार्ट खर्च करोगे जिससे ये आपकी इनकम के बराबर ही रहे। किसके बराबर रहे बेटा? आपकी इनकम के बराबर ही रहे, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? इनकम के बराबर होना चाहिए ये, तो उसी को ही बजट सेट कहते हैं। अब आप इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो जिससे आपके ही बराबर वो रहेगा। जैसे 20 रुपए की एक आइसक्रीम है तो मैं इसको 4 खरीद सकता हूं, तो ये हो गई 80 रुपीज, ठीक है। और मेरे पास चॉकलेट है 10 रुपए की एक, तो मैं इसको 2 खरीद सकता हूं, तो हो गए 20 रुपीज, तो ये 100 के बराबर हो गए बेटा। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, दैट इज कॉल्ड बजट सेट। कि हमारे पास में जो बजट है किसी चीज को परचेस करने के लिए, तो हम उसको उसी बजट में ही खर्च करेंगे, दैट इज कॉल्ड बजट सेट। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया ना कि मेरे पास 100 रुपए हैं खर्च करने के लिए और मुझे जो है आइसक्रीम और चॉकलेट खरीदनी है, बट मैं आइसक्रीम और चॉकलेट पर इस तरीके से पैसे खर्च करूंगा कि मेरी जो खर्च करने की क्षमता जो 100 रुपीज है वो मेरे खर्च के बराबर होनी चाहिए। तो देखो, या तो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन परचेस कर सकता हूं, दूसरा या मैं ये कर सकता हूं कि 20 रुपए की मैं जो है 3 आइसक्रीम खरीद लूंगा, तो ये हो जाएंगे 60 रुपीज, और 100 रुपए की मैं 4 चॉकलेट खरीद लूंगा, तो ये हो जाएंगे 40 रुपीज। तो ये हो गया मेरे पास 100 रुपीज पूरे खर्च। 60 + 40 = 100 रुपीज। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ बेटा? तो यहां पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स में खरीद सकता हूं, बट वो मेरे बजट में रहने चाहिए। देखो लिख रखा है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स ऑफ पीसेज ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज इनकम एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। जो भी उनकी इस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर जो प्राइस उनकी चल रही है और जो कंज्यूमर की इनकम है, वो कंज्यूमर अपनी इनकम को उन 2 गुड्स में इस तरीके से बांटना चाहता है कि दोनों पर पैसा अच्छे से खर्च हो जाए, उसकी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाए और इनकम का वेस्टेज भी ना हो। तो वो 100 रुपए इस तरीके से इन दोनों पर खर्च करना चाहता है कि वो उसकी इनकम के बराबर ही आ जाए, तो उसे हम बजट सेट बोलेंगे। आई बात समझ में? जैसे कई बार होता है ना हमारे साथ में, क्या मेरे पास 100 रुपए हैं, अब 100 रुपए में ये 2 चीज जितनी आ सकती है आप खरीद लो, दैट्स इट। तो हमने यहां पर बोला कि भैया मेरे पास 100 रुपए हैं, अब आपको ये 2 में से जितनी भी चीज खरीदनी, या तो आप पूरी एक ही चीज खरीद लो, या आप जैसे बोलते हैं ना, जैसे 100 रुपए या तो आप आइसक्रीम खा लो या फिर आप चॉकलेट ही खा लो, और अगर दोनों खाने तो दोनों की छोटी छोटी क्वांटिटी खरीद लो। बाकी खर्च करने के लिए ये 100 रुपए ही हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड बजट सेट। दैट इज कॉल्ड बजट सेट। आई बात समझ में? अब आप उन 100 रुपए को किस तरीके से आइसक्रीम और चॉकलेट पे खर्च कर रहे हो? क्या आप पूरी के पूरे 100 रुपए की आइसक्रीम खा रहे हो, या पूरी की पूरी 100 रुपए की आप चॉकलेट खा रहे हो, या पूरे के जो 100 रुपए हैं उनको आप दोनों में थोड़ा थोड़ा करके बांट के दोनों चीज परचेस कर रहे हो? आप कैसे कर रहे हो उस 100 रुपए के अंदर? दैट इज कॉल्ड बजट सेट। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हमसे क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि सर अब बजट सेट तो समझ में आ गया,
ये बजट लाइन क्या है सर? तो बजट लाइन मतलब क्या हो गया बेटा, ये जो आपने अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बनाए ना खरीदने के लिए, इसे अगर हम ग्राफ पेपर पर बना दें, ठीक है ना, हम इसको एक ग्राफ में बना दें, एक डायग्राम में बना दें, तो वो हमारा बजट लाइन हो जाएगा। जैसे कि हमारा आइसक्रीम का हो गया बेटा, ठीक है, जैसे कि हमारा चॉकलेट का हो गया, तो ये एक ऐसा बजट बन गया, हमारा बन गया बेटा बजट। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है कि हमने कितनी क्वांटिटी चॉकलेट की खरीदी, कितनी क्वांटिटी, देखो इतनी क्वांटिटी हमने आइसक्रीम खरीदी और इतनी क्वांटिटी हमने जो है चॉकलेट की खरीदी है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, उसके बीच में जो हमने लाइन खींच रखी है, इसी लाइन को ही हम जो है क्या बोलते हैं बेटा, बजट लाइन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे बेटा, इसको ही हम बजट लाइन बोलेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ? देखो लिख भी रखा है, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ the two goods that a consumer can buy with the given income and a price of combinations. Is that clear बेटा? आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको बजट सेट तक समझाया। अब आपको वो पूछ रहा है इंडिफरेंस कर्व के बारे में। किसके बारे में बेटा? इंडिफरेंस कर्व के बारे में। कि सर इंडिफरेंस कर्व के बारे में आप हमें प्लीज समझाइए। तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में समझाते हैं बेटा। तो यहां पर इंडिफरेंस, व्हाई आर द इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स ऑफ द ओरिजिन, कि हमेशा कॉन्वेक्स की फॉर्म में ही क्यों होता है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है बेटा, तो इसको समझने के लिए अपन डायग्राम बना लेते हैं पहले अच्छे से। ये आपका एक्स एक्सिस है 0, वाई एक्सिस, ये आपका कोई गुड्स है जिसका नाम है एक्स, ये आपका कोई गुड्स है जिसका नाम है वाई। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? और ये क्या होता है बेटा, हमेशा जो है कॉन्वेक्स होता है, मतलब अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है। ये यहां से जैसे स्टार्ट हो रहा है तो ये ऐसे न्यू करते हुए होएगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बेटा कि मान लो आपके पास में जो है आइसक्रीम भी है और चॉकलेट भी है, बट कंपेरेटिवली टू चॉकलेट आपके पास में आइसक्रीम की क्वांटिटी ज्यादा है। इज दैट क्लियर? आइसक्रीम की क्वांटिटी आपके पास ज्यादा है। तो जब जो चीज हमारे पास ज्यादा आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, हमारा नेचर उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं और उसके बदले में कोई दूसरी क्वांटिटी को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही आपने सोचा कि यार मेरे पास में ना आइसक्रीम्स तो बहुत ज्यादा है बट मेरे पास में चॉकलेट्स कम है, तो मैं क्यों ना चॉकलेट्स को बढ़ाना स्टार्ट करूं और आइसक्रीम को कम करना स्टार्ट करूं। तो आपने क्या करा, किसी को बोला कि भाई मैं आपको आइसक्रीम दूंगा, बदले मुझे चॉकलेट दो। तो अब आप यहां पर क्या कर रहे हो बेटा, अब आप यहां पर जो है चॉकलेट की क्वांटिटी को कम कर रहे हो। तो देखो बेटा यहां पर ये आपका एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसको मैंने Q1 नाम दे दिया। आपने और अपनी चॉकलेट कम करी बेटा, ये मैं इसको A1 नाम दे देता हूं, ये मेरा A2 है। तो मैंने यहां पर और क्वांटिटी यहां पर इसकी जो है कम कर दी बेटा, ये कम कर रहा हूं और ये बढ़ती जा रही है आइसक्रीम चॉकलेट की, ठीक है ना। और मैंने कम किया तो यहां पर देखो ये और मेरा यहां पर जो है ये कम हो गया और ये बढ़ गया। तो देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जैसे जैसे मैं क्वांटिटी यहाँ पर, ये देखो ये मैं क्वांटिटी कम कर रहा हूँ, ये मैं क्वांटिटी कम कर रहा हूँ, ये मैं क्वांटिटी कम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर कम करता जाऊंगा तो यहाँ पर जो है ये डिफरेंस जो है, ये देखो यहाँ पर ये डिफरेंस कम होता चला जा रहा है। हो रहा ना बेटा डिफरेंस कम? ये देखो पहले ज्यादा डिफरेंस था, देखो पहले एरो कितना बड़ा था, ये देखो कितना बड़ा एरो था, फिर ये एरो और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया। तो जैसे तो ये जो डिफरेंस है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट जो ये देखो यहाँ पर, यहाँ से पॉइंट कम बढ़ता जा रहा है, तो ये इधर कम होता जा रहा है, देखो ये पॉइंट्स, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये है आपका इंडिफरेंस कर्व का, इस वजह से जो है ये कॉनकेव में होता है, मतलब अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है बेटा। इज दैट क्लियर? तो सीधी सी बात है बेटा कि हम जब कोई क्वांटिटी में हमारे पास कमोडिटी ज्यादा होती है तो हम उसको कम करने लगते हैं और दूसरी कमोडिटी को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अक्सर हमारे साथ होता है, जो हमारे पास ज्यादा है ना तो हम उसको धीरे धीरे क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं, बदले में दूसरी चीज को हम बढ़ाते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं और इसी वजह से ये जो है अंदर की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है बेटा? अंदर की तरफ होता है।
तो स्टार्टिंग में देखो ज्यादा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, ऐसे करते करते फिर हम सोचते हैं कि नहीं बस अब इससे ज्यादा आइसक्रीम और कम नहीं करनी है, इतनी ही आइसक्रीम रखेंगे और इतनी ही चॉकलेट रखेंगे, क्योंकि इससे हमें क्या होगा, एक बेटर सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास पहले आइसक्रीम बहुत ज्यादा हो गई थी ना, तो अब वो मुझे इतना सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो मैं अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को कम कर रहा हूं। तो ये देखो पहले मैंने इतनी क्वांटिटी क्विट कर दी तो मेरा इतना सेटिस्फेक्शन कम हुआ, फिर मैंने और क्वांटिटी कम करी तो इतना हो गया। तो ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। देखो एरो वाइज में देखो यहाँ पहले कितनी सेटिस्फेक्शन हुआ, फिर कम हुआ, फिर ये कम हुआ और कम हो गया। अब इसके बाद में जो है आइसक्रीम की क्वांटिटी को कम नहीं करूंगा और चॉकलेट की क्वांटिटी इतनी ही बढ़ाऊंगा। बस इतनी चॉकलेट की क्वांटिटी रखूंगा और इतनी आइसक्रीम की क्वांटिटी रखूंगा, ताकि मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बराबर आ जाए। इज दैट क्लियर बेटा? इसीलिए ये कॉन्वेक्स मतलब अंदर की तरफ घुमा हुआ रहता है बेटा। आई होप आपको मेरी बात यहां तक अच्छे समझ में आ गई होगी बेटा। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर लिए आज आपको अच्छे से समझाने के लिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना? अगर अच्छे समझ में आया है तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और आंसर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।